चलें, मैंने अभी स्टार्ट तो किया है, लेट्स सी। अच्छा, दो तीन बातें मैं शो करने से पहले I'd like to show you some questions actually. ये एक डैश है, क्या है ये? इट इज अ बार चार्ट, लाइन ग्राफ। लाइन ये लाइन ग्राफ। ग्राफ। सो क्रिकेट वगैरह जो देखते हैं उनको मालूम होगा कि ये किस तरह से काम करती हैं। अभी हम इसके ऊपर, मैं सिर्फ आपको क्वेश्चंस के साथ फेमिलियर करा रहा हूं। अब देखें कि अभी मैं हर क्वेश्चन को पढ़ूंगा। देखिए, ये आपका फिगर है, लेकिन इससे पहले कुछ टेक्स्ट है। लेट्स सी कौन सो रहा है। अनवार, कुड यू प्लीज रीड दिस टेक्स्ट फॉर मी? The graph shows data about the annual earning of three bakeries in London, 2000 to 2010, summarized in the information by uh, selecting a report, the main feature, and make comparison where relevant. अच्छा, अब यहां पे मुझे बताएं कि इंस्ट्रक्शन कहां पे है और डिस्क्रिप्शन कहां पे है, अनवार? याद रखना, इंस्ट्रक्शन इज ऑलवेज इन इंपेरेटिव फॉर्म। इंपेरेटिव सेंटेंसेस हमेशा शुरू होते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से, जैसे फॉर एग्जांपल ओपन द डोर, क्लोज द विंडो, वगैरह वगैरह। सो अनवर, व्हाट डू यू थिंक, व्हिच सेंटेंस is description and which one is instruction? Just give your opinion. It's the first page. The graph shows. What is that? वो क्या है? Description. वो डिस्क्रिप्शन है, वो बता रहा है कि एक ग्राफ क्या चीज है। अब अगर आप उस पर गौर करें तो व्हाट, व्हेन एंड वेयर में कुछ ना कुछ आपको जरूर मिलेगा उसके अंदर। तो अब इसमें कह रहा है कि द ग्राफ शोज डेटा अबाउट द एनुअल अर्निंग्स ऑफ 3 बेकरीज। ये है व्हाट, कि ये ग्राफ व्हाट डज दिस ग्राफ रिप्रेजेंट? तो ये ग्राफ दिखाता है ये चीजें कि एनुअल अर्निंग्स ऑफ 3 बेकरीज। सो ये हो गया व्हाट। व्हेन एंड वेयर इन लंदन, ये हो गया वेयर। 2000 से 2010, ये हो गया क्या? व्हेन हो गया ना। तो उसके बाद इंस्ट्रक्शन है। तो इंस्ट्रक्शन क्या है? समराइज द इंफॉर्मेशन। और दूसरी इंस्ट्रक्शन है मेक कंपैरिजंस। और देखें कि ये जो इंस्ट्रक्शन है वो भी हमें एक्सप्लेन करके बताई गई है। समराइज द इंफॉर्मेशन, किस तरह से समराइज करें? बाय सिलेक्टिंग एंड रिपोर्टिंग द मेन फीचर्स। इसका मतलब है सब कुछ लिख लेना इज नॉट अ रिपोर्ट। सो यू हैव टू स्किप समथिंग, यू हैव टू जस्ट गो फॉर द मेन फीचर्स। तो हर बात नहीं लिखनी, सिर्फ इंपॉर्टेंट मेन फीचर्स को आप पिक करेंगे, बाकी चीज को आप ड्रॉप करेंगे, यही समराइज है। वैसे भी अगर आपको समरी का पता हो तो इट्स द 1/3, या प्रेसी का पता हो अगर आपको, जैसे CSS में प्रेसी होती है, स्कूल कॉलेज में भी होती थी। सो समरी या प्रेसी इज 1/3। सो समराइज्ड इंफॉर्मेशन वैसे ही 1/3 के ऊपर आ जाती है। तो और क्लियर किया, क्लेरिफाई कैसे करें कि सिलेक्टिंग एंड रिपोर्टिंग। सो डोंट रिपोर्ट एवरीथिंग, जस्ट सिलेक्ट द मेन फीचर्स एंड देन रिपोर्ट देम, यानी उन्हीं को लिखना है। एंड मेक कंपैरिजंस वेयर रेलेवेंट, यानी कंपैरिजंस बनाते जाओ तो बहुत सा आप एक डेटा क्रिएट कर सकते हैं।
क्योंकि यहाँ पे हर पॉइंट हर दूसरे पॉइंट के साथ कंपेयर किया जा सकता है। वेयर रेलेवेंट का मतलब ये है कि जो मेन फीचर्स को आपने पिक किया है उनके साथ जो रेलेवेंस बन रही है, यानी जो सबसे ज्यादा सिग्निफिकेंट चीजें होंगी। हर क्वेश्चन इसी तरह से। अभी मैं मजीद टाइम वेस्ट किए बगैर आई जस्ट वुड लाइक टू शो यू सम मोर क्वेश्चंस। नाउ दिस इज अगेन, ये भी एक फिगर है। नाउ दिस इज एक्चुअली अ बार ग्राफ। इसमें बार्स हैं और इसमें कोई लाइंस नहीं है, बस दैट्स इट। कोई ऐसी बात नहीं है, बस इसमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे दो एलिमेंट्स होंगे, उनके ऊपर मैं बॉडी पैराग्राफ के ऊपर बात करूंगा कि कब टाइम लाइन होता है, और टाइम लाइन हो तो क्या करना है, टाइम लाइन ना हो तो क्या करना है। जैसे इसके अंदर कोई टाइम लाइन नहीं है, यहाँ पे नंबर ऑफ सेल्स हैं और एक्स एक्सिस के अंदर आपको नेम्स ऑफ एलिमेंट्स मिल रहे हैं। जबकि पिछले में आए तो यहाँ पे टाइम लाइन मौजूद था कि 2000 से 2010, यानी व्हेन का आंसर मौजूद था। सो समटाइम्स वो व्हेन का आंसर मौजूद हो भी तो वो फिगर में नहीं होता। तो जब फिगर में ना हो तो फिर कैसे टैकल करना है, वो बॉडी पैराग्राफ का काम है। सो अभी मैं उसके ऊपर बात नहीं करूंगा। सो वंस अगेन यू हैव अ डिस्क्रिप्शन, जिसको हमने करना है पैराफ्रेज, एंड देन यू हैव इंस्ट्रक्शन, सेम इंस्ट्रक्शंस जो पहले मैंने बताई आपको। अब अगर आपको देखें कि हमने कहा कि इंट्रोडक्शन पैराग्राफ ऑफ अ रिपोर्ट इज merely a paraphrase of the given description, तो ये डिस्क्रिप्शन वन सेंटेंस की है, ये डिस्क्रिप्शन वन सेंटेंस की है। सो इससे मालूम पड़ रहा है कि इंट्रोडक्शन का पैराग्राफ दुनिया का इजीएस्ट पैराग्राफ होगा, क्योंकि इसमें सिर्फ एक सेंटेंस लिखना होता है, समटाइम्स टू, क्योंकि कभी कभार ये इंस्ट्रक्शंस ही दो सेंटेंसेस में होती हैं। तीसरा सेंटेंस लिखने से बैंड स्कोर जरूर गिरेंगे, बिकॉज यू डोंट नीड इट। उन्होंने पूछा ही नहीं, आप क्यों लिखेंगे। अच्छा, I would like to show some more question types. Now this is a process diagram. दो process diagrams हैं, by the way। आपको मालूम होगा कि एक से ज्यादा फिगर्स भी इकट्ठे आ सकते हैं। यहाँ पे आपको दो प्रोसेसेस दिख रहे हैं। वन इज सीमेंट प्रोडक्शन, अनदर इज कंक्रीट प्रोडक्शन। तो बस डायग्राम्स हैं, इनका तो हमारा ताल्लुक फिलहाल नहीं है, फिलहाल ताल्लुक है हमारा इधर। तो वंस अगेन यू कैन सी कि देयर इज अ डिस्क्रिप्शन एंड देन देयर इज एन इंस्ट्रक्शन। इंस्ट्रक्शंस तो हमेशा सेम है और डिस्क्रिप्शन जाहिर है कि हर मतलब चेंज है। अब ये वाली डिस्क्रिप्शन जो आप देख रहे हैं, इसमें देखें कि देयर इज कोऑर्डिनेट कंजंक्शन, वन ऑफ द फैन वॉइस हैज बीन यूज्ड, एंड का यूज हुआ है। इससे पता चल रहा है कि दो सेंटेंसेस को एक तरह से जोड़ा गया है। सो अब यहां पे आप चाहें तो अपने इंट्रोडक्शन को दो सेंटेंसेस में तोड़ सकते हो, या चाहो तो उसको एक ही बना लो, जिस तरह इन्होंने जोड़ा आप भी जोड़ के रखो। सो ये काम है आपके इंट्रोडक्शन का। और एक्चुअली मैं क्वेश्चन टाइप्स आपको दिखाना चाहता हूँ, ये प्रोसेस डायग्राम से। अच्छा, ये हमारे पास आगे क्या आ रहे हैं। ओके, वी हैव गॉट मैप्स एज वेल। आप देख रहे हैं कि एक ही जगह है, टम्बल डाउन 1995, टम्बल डाउन 2010, दो मैप्स हैं एक ही जगह है। एंड उसमें भी वंस अगेन देयर इज ए डिस्क्रिप्शन एंड देन देयर आर इंस्ट्रक्शंस। सो अब मैं आपको मुख्तलिफ दिखा रहा था कि क्वेश्चन टाइप्स जो हैं, अभी कुछ और भी रहते हैं। लेट मी शो यू सम मोर क्वेश्चन टाइप्स फ्रॉम डिफरेंट फाइल्स। अब यहाँ पे देखें, ये एक बार ग्राफ है। सो एक बार ग्राफ ये हो गया, एंड देन देयर इज अ लाइन ग्राफ एक ही क्वेश्चन के अंदर। सो इट इज ए कॉम्बो ऑफ अ बार ग्राफ एंड अ लाइन ग्राफ। और उससे फिलहाल कोई कंसर्न नहीं है, कंसर्न हमारा फिलहाल इधर है कि इंट्रोडक्शन, इसी डिस्क्रिप्शन को हमें करना होगा पैराफ्रेज। मैं एक बात इतनी क्यों दोहरा रहा हूं, क्योंकि टीचिंग का एक उसूल है, या वैसे भी लर्निंग का, कि जब तक कोई बात बार बार दिमाग पे वो हथौड़ी के जरिए बजाई न जाए, वो बात जहन में नहीं बैठती। वैसे समझ आती है फॉर द टाइम बीइंग, तो इसलिए मैं थोड़ा सा अनोइंग लग सकता हूँ फॉर अ वाइल। तो इसी चीज को हमने पैराफ्रेज करना है। अब वो पैराफ्रेजिंग के लिए मैं आ रहा हूँ आगे। अच्छा, समराइज द इंफॉर्मेशन इन द चार्ट्स, वही इंस्ट्रक्शंस, एंड मेक कंपैरिजंस वेयर अप्रोप्रिएट, यानी वेयर रिलेवेंट। बस ठीक है, ओके। सो अब आपको मालूम पड़ गया कि देयर कुड बी ए कॉम्बिनेशन ऑफ टू डिफरेंट फिगर्स। यहाँ पे पाई चार्ट्स हैं, ये पाई चार्ट है वन, पिज्जा की फॉर्म में होता है। इसमें आमतौर पे परसेंटेजेस होती हैं, बिकॉज वन होल पाई या वन होल सर्कल एक्चुअली
मेक्स 100% और उसमें फिर डिविजन्स होती हैं डिफरेंट चंक्स की, फिर दूसरा, फिर तीसरा। सो यहाँ पे टोटल यूनिवर्सिटी कॉस्ट 2010, 2005, 2000 और फिलहाल कोई मुश्किल नहीं है उसके ऊपर, मसला कोई नहीं, क्योंकि इंट्रोडक्शन इसी की पैराफ्रेज करके बन जाती है। So then we have got more another pie chart and a bar graph. So ये इनका भी कॉम्बो, मतलब ये मैं आपको जरा एक्सपोजर दे रहा हूँ कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं। One last file. So that now there is a map, of course, two of them, and फिर उसमें दो मैप से आ सकते हैं। Then we have got a cycle diagram जिसकी मैंने बात की थी, life cycle of the silkworm, along with a flow chart, which is actually once again sort of a process diagram. ठीक है, क्योंकि ये प्रोडक्शन की बात हो रही है, मैन्युफैक्चरिंग की बात हो रही है, जैसे कि पहले बात हुई थी सीमेंट प्रोडक्शन या कंक्रीट प्रोडक्शन और प्रोडक्शन ऑफ एनी अदर मटेरियल, तो ये भी एक प्रोसेस डायग्राम ही है इन अ सेंस। Then a line graph and that's it. So ये है कि क्या मुख्तलिफ कॉम्बिनेशंस पॉसिबल हैं। सो आपने देखा कि मैप्स हमेशा मैप्स के साथ आएंगे, प्रोसेस डायग्राम और साइकिल डायग्राम्स का कॉम्बो हो सकता है, बाकी जितने भी हैं उनकी आपस में कोई भी कॉम्बिनेशन हो सकती है। लाइन ग्राफ पाई चार्ट मिलके आ सकते हैं, लाइन ग्राफ बार ग्राफ, लाइन ग्राफ टेबल, टेबल लाइन ग्राफ, टेबल बार ग्राफ। ये तो इंट्रोडक्शन लिखते हुए इनमें से किसी भी चीज के ऊपर हमारा कोई ध्यान नहीं होगा, हमारा फोकस होगा कि जो गिवन डिस्क्रिप्शन है। ओके, अब यहां तक तो ये बात हुई। अच्छा, थोड़ी देर आप लोग और आपको सर एक क्वेश्चन। पैशन। जी जी प्लीज। अच्छा, आपने कहा कि इंट्रोडक्शन में हम लोग ग्राफ्स हैं जो भी डायग्राम्स हैं उनको एक्सप्लेन या कुछ बता नहीं रहे होंगे, तो फॉर एग्जांपल अब दो डायग्राम्स गिवन है, दो कोई भी साइकिल्स गिवन है, ठीक है, और एक में लेट्स से सीमेंट प्रोडक्शन थी, दूसरे में कंक्रीट प्रोडक्शन थी, तो इसमें हम ये भी नहीं बता सकते इंट्रो में कि ये दो ग्राफ्स हैं और इसमें एक में ये बताया जा रहा है, उसमें कोई भी बंदा ग्राफ से या उससे इमेज से जो भी इंफॉर्मेशन थोड़ी सी स्किम करके लिखते हैं, ऐसा भी नहीं बता सकेंगे हम? बिल्कुल ही उसको पैराफ्रेज ही करना है, सिर्फ जो समरी दी वो हुई है उन्होंने। जी जी बिल्कुल पैराफ्रेज ही करना है, लेकिन वो पैराफ्रेज के अंदर वो चीज ऑलरेडी है जो गिवन डिस्क्रिप्शन है, जो उसमें आप कह रहे हैं ना कि ये क्या दिखा रहा है, वो हम्म। तो पहले ही मौजूद है ना। अच्छा, वो मतलब उसके पैराफ्रेजिंग अलावा में वो हाँ इंक्लूड करेंगे ना? हाँ हाँ, मतलब फॉर एग्जांपल जो डिस्क्रिप्शन है उसमें पहले ही बताया गया है कि एक फिगर जो है वो ये वाला प्रोसेस रिप्रेजेंट कर रहा है, दूसरा फिगर ये वाला प्रोसेस रिप्रेजेंट कर रहा है, वो पहले से ही गिवन है ठीक है, तो मतलब इतना डीप डिस्क्रिप्शन। नहीं जाएंगे हम, उसके आगे फर्दर डिटेल्स में नहीं जाएंगे नहीं नहीं इंट्रो में। नहीं, ना ही डिटेल होगी और ना ही कोई नंबर्स या फिगर्स होंगे जो हम उस चार्ट या डायग्राम से लाके लिखें, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं। जो आप प्योरली सवाल जस्ट कर रहे हैं पैराफ्रेजिंग। बिल्कुल प्योरली। हाँ, ये हो सकता है कि कहीं पे अगर व्हाट व्हेन एंड वेयर में से कोई चीज मिसिंग है, फॉर एग्जांपल अगर किसी चीज का नाम मिसिंग है जो फिगर से आप पिक करना चाहें, डेट या लोकेशन मिसिंग है, तो देन ऑफ कोर्स यस, अदरवाइज नहीं। सो स्पेसिफिक रहना है उस चीज के साथ। जी तहसीना। सर मैं ये पूछ रही थी कि कॉम्बोज में जब दिए होंगे तो एक ही इंट्रो बनाना है उनका? जी हाँ, वन पैराग्राफ इंट्रोडक्शन का, उसमें वन सेंटेंस, और उसी सेंटेंस के अंदर हम बताएंगे कि एक फिगर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है और दूसरा क्या कर रहा है। मतलब ये कि जैसे एक ही तरह की कोई इंफॉर्मेशन है उसको बार चार्ट या बार ग्राफ या लाइन ग्राफ दोनों होंगे या क्या, कैसे हाँ, होगा? फॉर एग्जांपल देखें, इसको यूं समझिए कि फॉर एग्जांपल अगर सिमिलर इंफॉर्मेशन भी है तो वो अगर टाइप बदल चुकी है, लाइन ग्राफ से बार ग्राफ में आई है, तो अब वो सेम नहीं हो सकती। इसलिए उसी सेंटेंस के अंदर हम बताएंगे कि द गिवन लाइन ग्राफ रिप्रेजेंट्स एक्स वाई जेड, ओके while the bar chart or the bar graph denotes एक्स वाई जेड। तो ओके एक ही सेंटेंस के अंदर उन दोनों को लिखने से ये होगा कि एक तो वो सेंटेंस को हम कॉम्प्लेक्स इजीली बना सकते हैं,
जब हम while को यूज कर रहे हैं। और बॉडी पैराग्राफ में भी सब दोनों को इकट्ठे एक्सप्लेन करना है वन बाय वन? उसमें डिपेंड करता है कि क्या वो एलिमेंट्स कोरेस्पॉन्डिंग है कि नहीं है। अब कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट से मुराद ये है कि अभी उसमें दो तरीके आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल लेट्स से यू हैव लाइन ग्राफ, और लाइन ग्राफ के अंदर लेट्स से एक यूनिवर्सिटी है, उसमें बताया गया है कि 2000 से लेके 2010 तक इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स और लिटरेचर में कितने स्टूडेंट्स आए, हर डिपार्टमेंट का अलग बताया गया है। और जो दूसरा जो फिगर है उसमें पाई चार्ट है, उसमें सिर्फ और सिर्फ लिटरेचर के स्टूडेंट्स के बारे में इंफॉर्मेशन है। तो देयर इज अ लिंक बट दीज एलिमेंट्स आर नॉट कोरेस्पॉन्डिंग। उस फिगर के अंदर सिर्फ और सिर्फ लिटरेचर से रिलेटेड हैं, और दूसरे वाले में सिर्फ और सिर्फ जो है ना वो 3 डिपार्टमेंट्स के ऊपर बात हो रही है, लिटरेचर के ऊपर स्पेसिफाई नहीं है। तो अब दोनों को एक बॉडी पैराग्राफ में नहीं रख सकते, अदरवाइज बिल्कुल रखेंगे। अब इमेजिन करें कि एक हाँ जी, अब बोले। नहीं बोले। मैं ये पूछ रही थी कि इंस्ट्रक्शंस जो होंगी वो एक ही इंस्ट्रक्शन होगी मतलब दोनों के लिए? बिल्कुल, असल में इंस्ट्रक्शन होती है कंपेयर करना और समरी बनाना। तो जब अलग से एलिमेंट्स जो हैं वो आपस में कोरिस्पोंडेंस शो नहीं कर रहे हैं, तो पहले बॉडी पैराग्राफ में जो समरी होगी वो पहले फिगर की होगी, और कंपैरिजन दूसरे फिगर के साथ नहीं होगी पहले बॉडी पैराग्राफ में। जितनी कंपैरिजन होगी उसी फिगर के एलिमेंट्स की आपस में होगी। हाँ, जब हम दूसरे जब दूसरे बॉडी पैराग्राफ में आएंगे तो वहां पे समरी दूसरे फिगर की आएगी, लेकिन अब कंपैरिजन पहले वाले से भी होगी, क्योंकि अब वो इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। जब तक हम किसी फिगर को सम अप नहीं करते तब तक कंपैरिजन नहीं हो सकती। तो वो फॉर्मेट बनेगा। जिस तरह ये पाई चार्ट 3 पाई चार्ट्स भी है ना अवेलेबल, तो इंट्रोडक्शन लेंथी नहीं हो जाएगा? नहीं, असल में जब 3 पाई चार्ट्स आते हैं तो इंफॉर्मेशन नहीं बढ़ेगी डिस्क्रिप्शन की, क्योंकि सिर्फ टाइम बदल रहा होता है उसका। इंफॉर्मेशन तो सेम है सब में, यानी उसमें भी वही बात, उसमें भी वही एलिमेंट्स, तीनों में सेम है। फॉर एग्जांपल लेट्स से इसको थोड़ा सा डिफरेंट करके देख लेते हैं। किसी रेस्टोरेंट के अंदर मुख्तलिफ किस्म की डिशेस में से किस डिश को ज्यादा कस्टमर्स ने ऑर्डर किया, फॉर एग्जांपल, तो डिशेस लेट्स से 8 डिशेस हैं, तीनों पाई चार्ट्स में उन्हीं डिशेस के बारे में बात हो रही है, लेकिन टाइम अलग अलग है। एक 2000 की है, एक 2005 की, एक 2010 की है। तो डिस्क्रिप्शन में सिर्फ नंबर ऑफ ईयर 3 आ रहे हैं, तो बस उन तीनों के नाम लिखने, उन 3 नंबर्स को मेंशन करना है। बाकी तो इंफॉर्मेशन वही है कि ये 8 डिशेस की बात हो रही है, सेल्स ऑफ 8 डिशेस। और दूसरी बात, इवन बॉडी पैराग्राफ्स के नंबर पे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे 3 फिगर्स हो, चाहे 2 फिगर्स हो, चाहे 1 फिगर हो, बॉडी पैराग्राफ्स 2 ही रहेंगे। और हायर द नंबर ऑफ फिगर्स इज easier it becomes to write a report, क्योंकि उसमें then you have to just go for the extreme elements, यानी कि जो highest हैं और जो लोवेस्ट हैं उनके ऊपर बात करने से बात पूरी हो जाती है। जितने फिगर्स कम होंगे उतना मुश्किल होगा, क्योंकि कम फिगर्स की समरी बनाना बहुत मुश्किल है कि आप ड्रॉप करेंगे तो बातें पूरी नहीं होती। सो डोंट वरी अगर ज्यादा फिगर्स आते हैं, हम उन सबको करके देखेंगे कि किस तरह से हम उनको टैकल करते हैं। सर थैंक यू। सो और किसी के जहन में कंफ्यूजन अभी बन रही है तो बोलते जाएं, ताकि मुझे पता चले कि क्या कंफ्यूजन है, तो उसी हिसाब से आगे डिजाइन करूंगा काम। जी, सब फाइन है। अच्छा, बाकी ठीक है कि मुझे थोड़ा सा आइडिया भी हो रहा है कि आपकी कंफ्यूजन कहाँ पे हैं। आपकी ज्यादातर कंफ्यूजन हैं कि आंसर को अरेंज कैसे करना है, और वो भी बॉडी पैराग्राफ्स के ऊपर आपका स्ट्रेस ज्यादा जा रहा है। तो बॉडी पैराग्राफ्स में आप लोगों से पूछ के कि आपको समझ आ रही है उस तरह से चलेंगे, लेकिन इंट्रो के हवाले से लग रहा है कि आप लोग ऑलरेडी सेटिस्फाइड हैं। आई थिंक कि मेरे ख्याल है कि इतना इशू नहीं है, मैंने खामखा टाइम लगा लिया, लेकिन चले देखते हैं अभी। लेट मी जी यस। 2 जब चार्ट्स दिए होंगे, लाइन ग्राफ या दूसरा बार ग्राफ होगा, उनमें डिफरेंट इंफॉर्मेशन होगी दोनों में या सेम होगी, और दोनों को आपस में कंपेयर करना होगा?
या सिर्फ एक ग्राफ के बारे में बात करनी होगी एक में, या दूसरे की बात करनी होगी सेपरेटली? हाँ देखें, ये हो ही नहीं सकता कि दो फिगर्स आए एक साथ और नंबर्स भी हों उनके अंदर और उनका आपस में लिंक ना हो, इम्पॉसिबल। लिंक होगा, वही लिंक ढूंढना है, लेकिन उस लिंक को डेवलप करते करते हम सेकंड बॉडी पैराग्राफ में पहुंच चुके होते हैं। पहले बॉडी पैराग्राफ में कोई कंपैरिजन दो ऐसे फिगर्स की आपस में नहीं होगी जिनके अंदर एलिमेंट्स थोड़े से अलग हैं। ये नहीं हो सकता कि पहले बॉडी पैराग्राफ के अंदर उन दोनों की आपस में कंपैरिजन की जाए। पहला बॉडी पैराग्राफ सिर्फ हम डिवोट करेंगे फर्स्ट फिगर के लिए। हाँ, जब सेकंड बॉडी पैराग्राफ में आएंगे तो अब इस सेकंड बॉडी पैराग्राफ में सेकंड फिगर को समराइज करते हुए इसकी कंपैरिजन पिछले से करते जाएंगे। सर फर्स्ट फिगर मींस फर्स्ट ग्राफ? हाँ, यस, ओके, फर्स्ट डायग्राम इन अदर वर्ड्स। फर्स्ट डायग्राम, ओके। और हाँ, ये हो सकता है कि दो ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनके आपस में एलिमेंट्स को रिस्पॉन्ड कर रहे हों, जो एक दूसरे के साथ मैच कर रहे हों। जैसे अभी हमने एक पाई चार्ट की मिसाल ली कि अगर उसके अंदर 3 या 2 पाई चार्ट्स हैं और सारे के सारे पाई चार्ट्स उन्हीं 8 एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं। अब पहले बॉडी पैराग्राफ के अंदर से ही तीनों की आपस में कंपैरिजन होगी जब एलिमेंट्स मैच कर रहे हो। जब डिफरेंट हो तो ऐसा नहीं होगा। ये बात किस किस को कंफ्यूज कर रही है? अनवर, आर यू क्लियर? और शुड आई से एम आई क्लियर? तहसीना, वजीहा, अली, सब समझ आ रही बात? Yes, sir. जी सर, इट्स Yes. प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड कि अगर एलिमेंट सेम है, जो भी डायग्राम सेम है, तो आप उसको एक ही पैराग्राफ सेम पैराग्राफ में रैप अप कर रहे हो। अगर डिफरेंट है तो ऑब्वियसली आप उसको एक में नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो डिफरेंट इंफॉर्मेशन है, उसकी डिफरेंट आपसे डिवाइड करके लिख रहे होंगे। ब्रिलियंट, गुड हो गया। चलें, अब बिकॉज ऑफ फॉर्मेलिटी मैं ये स्लाइड प्ले कर रहा हूं, इसको भी जरा देख लें। कुछ चीजें इसमें भी काम की होंगी, because after all I have to play any slide after all। तो चलें देखें, ये चीजें मैंने पहले आपको थोड़ी सी बताई भी हैं, तो इसलिए जिनके ऊपर, हाँ, टाइम की यहाँ पे बात हो रही है। टास्क 1 के ऊपर आप अपने क्वेश्चन पेपर के ऊपर देखेंगे कि देयर इज अ सजेशन कि यू शुड स्पेंड 20 मिनट्स ऑन योर टास्क 1, लेकिन हम कल ही शुड की बात कर रहे थे, अगर आपको याद हो। सो अब यहां पे देयर इज नो इन्फोर्समेंट। अगर आप अपने टास्क 1 यानी रिपोर्ट के ऊपर अगर आप 25 मिनट्स लगा रहे हैं, nobody is going to probe you, कोई आपको नहीं रोक सकता। If you want to spend 15 minutes and you just want to move on to your essay, brilliant। इवन अगर आप चाहें तो आपने essay से शुरू कर सकते हैं, यानी आप पहले essay लिख लें and then go for your report writing, वो भी पॉसिबल है। यानी ये एक सजेशन है शुड वाली। हाँ, लेकिन बेहतर यही है कि ऐसा किया जाए। उसकी वजह ये है, जब असेसमेंट फीचर्स पढ़ेंगे तो मैं अगेन एक्सप्लेन करता हूं। अगर मैं सम अप करके बताऊं ना पूरी जितनी साइंस है राइटिंग मॉड्यूल के बैंड स्कोर की, तो टास्क 1 का जो एवरेज निकलता है वो 3 बैंड स्कोर का है, एंड टास्क 2 यानी एसए का 6 बैंड स्कोर। लेकिन प्रोसेस थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। जिस तरह स्पीकिंग मॉड्यूल में 4 9s होते थे जिनका एवरेज होता था, इसी तरह टास्क 1 में 2 9s हैं। टास्क 1 यानी रिपोर्ट का, सॉरी, राइटिंग के अंदर रिपोर्ट के 9 अलग हैं, एसे के 9 अलग हैं, और जो रिपोर्ट के 9 हैं वो फिर 4 9s का एवरेज है, और जो एसे का 9 है वो 4 9s का एवरेज है, और फिर ये जो 2 9s जोड़ेंगे टास्क 1 और टास्क 2 के, फिर वो उनका एवरेज निकलता है ओवरऑल जो राइटिंग का बैंड स्कोर है। अब जो एवरेज निकलेगा तो उसमें 33% इंपैक्ट होगा आपके रिपोर्ट का। लेकिन याद रखना कि एसे में 6 में से 6 बैंड स्कोर लेना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, रिपोर्ट में 3 से 3 लेना पॉसिबल है, बिकॉज ये लिटरेरी काम नहीं है, ये ऑब्जेक्टिव टाइप काम है जिसमें सही लिखने से 3 पूरे मिल सकते हैं। इसलिए इसको इग्नोर ना करें। अच्छा, ये जनरल ट्रेनिंग वाली बातें इनको छोड़ दें, ये लेटर है।
अच्छा, एकेडमिक की बात आ रही है। सो एक पिक्टोरियल इंफॉर्मेशन या ग्राफिक जिस तरह हमने देखे हैं क्वेश्चंस, वो है। तो अगर आप जेल बुक के जो मैंने चैप्टर्स अपलोड किए हैं उसके पेज 139 में ये स्ट्रक्चर मौजूद है, लेकिन फजूल, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि वो चीज़ क्या है, डोंट वरी अबाउट इट। अच्छा, ये बातें भी मैं बता चुका हूँ। इंट्रोडक्शन की मैंने बात बताई कि क्वेश्चन स्टेटमेंट को कैसे रिफ्रेश करना है, बाकी चीज़ें छोड़ें फिलहाल। अच्छा, अब यहाँ पे एक सैंपल है। अभी मैं इसके ऊपर नहीं बात करना चाहता यार, बस ये मैं क्योंकि बॉडी पैराग्राफ के दौरान बात करूंगा। मैं देखता हूँ कोई चीज़ काम की है, नहीं है। अच्छा चलें, बस ये देखें ज़रा। इंट्रोडक्शन जो है उसमें आप इसमें देख रहे हैं कि 2 सेंटेंसेज हैं। अब यहां से ही वो काम शुरू करते हैं जो अभी मैंने एक वर्ड फाइल में करना है। शुरू में हमेशा जो पहला लफ्ज होगा, क्योंकि एक्टिव वॉइस में है, तो जो फिगर है उसका नाम लिखना है। तो अब उसकी जगह पे आप लिख सकते हैं चार्ट फॉर एग्जांपल। आप उसकी जगह पे जो वर्ड्स लिख सकते हैं, मैं वर्ड्स बता रहा हूं, आप लोग प्लीज जरा नोट्स बना लें अगर आप बनाना चाहो। इस सेंटेंस को देखते हुए द चार्ट की जगह आप लिख सकते हैं द फिगर, आप लिख सकते हैं द इंफोग्राफिक। ये 3 नाम याद रखना। द डायग्राम, क्यों? क्योंकि हमने अल्फाज चेंज करने हैं, पैराफ्रेजिंग करनी है। सो द चार्ट की जगह आप लिख सकते हैं द फिगर, आप लिख सकते हैं द डायग्राम, आप लिख सकते हैं द इंफोग्राफिक। अच्छा, अब क्वेश्चंस के अंदर कभी कभार ना बिलो का लफ्ज आता है, जिस तरह उर्दू में दर्ज झेल। अब जाहिर है हमारे आंसर शीट में वो तो बिलो होता नहीं है, वो डायग्राम। सो उसकी जगह पे हम उसको थोड़ा सा एक वर्ड ऐड करने के लिए हम या तो लिखते हैं गिवन, या एज हम फॉलोज भी लिख। हाँ वो भी लिख सकते। As नहीं नहीं, एज फॉलोज नहीं लिखेंगे क्योंकि वो एक्चुअली इट डज नॉट मैच द आंसर शीट। आंसर शीट में वो नीचे होता नहीं है, यानी बिलो होता नहीं है। provided. प्रोवाइडेड, यस वजीहा, इट मस्ट बी यू। Yes, sir. You have attended a class, I think. Yes, sir. सो आप गिवन कह सकते हैं, आप प्रोवाइडेड कह सकते हैं, और ये गिवन या प्रोवाइडेड आप उस चार्ट या बार ग्राफ जो भी नाम है उसे पहले भी लिख सकते हैं, बाद में भी लिख सकते हैं। मिसाल के तौर पे द गिवन चार्ट, द चार्ट गिवन, the provided infographic, the infographic provided। ठीक है, कोई मसला नहीं। वो बिलो ना लिखें या एज फॉलोज ना लिखें, क्योंकि वो क्वेश्चन पेपर में तो बिलो होता है, आंसर शीट में नहीं होता। ये मसला है। अच्छा, अब अगर तो इन्होंने जो क्वेश्चन के अंदर उन्होंने वो नाम यूज किए हैं, उन्होंने उसको डायग्राम कहा हुआ है, इंफोग्राफिक कहा हुआ है, चार्ट कहा हुआ है, फिगर कहा हुआ है, तो अब आप उसका असली नाम ले लें। आप उसको पाई चार्ट कह दें, आप उसको बार ग्राफ कह दें, लाइन ग्राफ कह दें, टेबल कह दें, जो भी है। अगर वो नाम उन्होंने यूज किया तो जो अभी मैंने आपको लिस्ट बनवाया आप वो नाम यूज कर लें। ये बात समझ आ रही? उसके बाद हमेशा वर्ब होता है, जैसे इस आंसर में है। अब ये वर्ब क्या है? यहां पे इन्होंने कहा है इलस्ट्रेट्स, आप लिख सकते हैं डेमोन्स्ट्रेट्स। लिस्ट बना लें आप। डेमोन्स्ट्रेट्स लिख सकते हैं। आप उसकी जगह पे लिख सकते हैं कंपेयर्स, अगर तो कंपैरिजन है, वरना नहीं। इम्प्लाइज आ सकता है। नहीं, वो थोड़ा सा जनरल हो जाएगा। इसी तरह एक्सप्लेन्स का जो वर्ब है वो भी अवॉइड करें, क्योंकि एक्चुअली कोई फिगर एक्सप्लेन नहीं करता। ठीक है, हाँ, रिप्रेजेंट्स कह सकते हो, डिपिक्ट्स कह सकते हो, गिव्स इंफॉर्मेशन कह सकते हो, शोज डेटा कह सकते हो। अच्छा, 2 और वर्ब बता रहा हूं जो सिर्फ टेबल्स के लिए यूज होंगे। अगर कोई टेबल की फॉर्म में है, कॉलम्स वगैरह बने हुए हों, तो आप उसमें कह सकते हो लिस्ट्स,
LISTS या फिर enlists, दोनों सही हैं। लिस्ट वैसे नाउन भी होता है लेकिन वर्ब के तौर पे भी। लेकिन अगर आप देखें तो इन सब में मैंने हर वर्ब के एंड पे एस का लफ्ज ऐड किया है, इलस्ट्रेट्स, डेमोन्स्ट्रेट्स वगैरह, इसलिए क्योंकि मैं अस्यूम कर रहा हूं कि उस क्वेश्चन के लिए लिखा जाए कि जिसमें एक फिगर हो। अगर दोनों को एक साथ अगर लिखना है, अगर लेट्स से कि दोनों के अंदर अगर सिमिलर इंफॉर्मेशन है, तो जाहिर है कि दोनों को एक साथ लिखेंगे। तो फिर हम कहेंगे द प्रोवाइडेड फिगर्स डेमोन्स्ट्रेट XYZ। अब डेमोन्स्ट्रेट्स नहीं होगा, डेमोन्स्ट्रेट होगा। इसके बाद जो द अमाउंट ऑफ मनी लिखा है, द अमाउंट ऑफ मनी तो उन्होंने स्पेसिफाई कर दिया। यहां पे हम द डेटा अबाउट कह सकते हैं, द इंफॉर्मेशन अबाउट कह सकते हैं, द अमाउंट अगर अमाउंट है, द परसेंटेजेस अगर परसेंटेजेस हैं, जो भी स्पेसिफाई करना चाहें। अब यहां से आगे डिपेंड करेगा हर क्वेश्चन के अंदर कि क्या आप लिखना चाहते हो। अब आप देखें एक चीज यहां पे ब्रैकेट के अंदर है, वो है लिस्ट ऑफ दोस थिंग्स। अब ये लिस्ट उन्होंने पिक की है फिगर के अंदर से, उस डायग्राम के अंदर से, उस ग्राफ के अंदर से, और ये ब्रैकेट में भी रखी जा सकती है। और इसको I डॉट E डॉट इलेस्ट कहते हैं। ये एक्चुअली दैट इज इसका मतलब। तो आप उस तरह से भी वो लिस्ट लिख सकते हो। Or we can also say which includes. बिल्कुल, एग्जैक्टली, यू कैन से दैट, बिल्कुल। और अगर ये लिस्ट बहुत लंबी हो तो अवॉइड करें, लेकिन अगर अल्फाज कम पढ़ रहे हैं और 4-5 हैं तो ठीक है। इवन यहां तक भी अलो हो सकता है, अगर किसी की इंट्रोडक्शन बहुत शॉर्ट हो रही हो तो 8 नंबर ऑफ वर्ड्स भी अगर उसके अंदर आ रहे हैं तो फिर भी ठीक है। लेकिन वो हर मतलब सही नहीं होगा। अगर आपकी इंट्रोडक्शन ऑलरेडी अगर लेंथी है तो फिर ये चीज सही नहीं होगी। और फिर जाहिर है कि आगे जो भी रिमेनिंग चीजें हैं वो आपको खुद ही करनी पड़ेंगी। अब कुछ फ्रेजेस और वर्ड्स ऐसे हैं जो हमेशा आपके काम आएंगे इंट्रोडक्शन लिखते हुए। तो मैं जरा स्क्रीन पे एक वर्ड फाइल ओपन करना चाहूंगा। कहाँ गया? हाँ, खाली यहीं से लिख लेते हैं। तो हमने इस तरह से कुछ लिखा, फॉर एग्जांपल द प्रोवाइडेड फिगर डायग्राम मैप हो सकता है। अगर मैप है, आप उनका अगर नाम स्पेसिफाई करना चाहो, वरना इन्फोग्राफिक थोड़ा सा यूनिक नाम है और इसको करें तो ठीक होगा। उसके बाद जो वर्ब जैसे मैंने बताया, इन्फोग्राफिक का लफ्ज इसलिए यहाँ पे अंडरलाइन रेड हो रहा है क्योंकि अमेरिकन समटाइम्स दे कॉल इट इन्फोग्राफ, बोथ आर फाइन, डजंट मैटर। डिक्शनरी वर्ड है, यू कैन चेक इट दैट। अच्छा, उसके बाद हाँ, वर्ब्स जो हैं उसमें आप रिप्रेजेंट्स, डेमोन्स्ट्रेट्स, depicts, shows, या फिर gives, इंफॉर्मेशन आ सकता है, डेटा आ सकता है। अबाउट, अब ये अबाउट के बाद एक फ्रेज लिख रहा हूं, इसको आप एक समझें कि काम की चीज है। हाउ मच या हाउ मेनी XYZ B। अभी मैं थोड़ा सा फॉर्मूला टाइप का बना रहा हूं, आपको समझाऊंगा कि क्या है।
ये यहां तक जो बात है वो तो ऑलरेडी आपको एक तरह से मालूम है। जो रेड में अभी मैंने लिखा है, फॉर एग्जाम्पल कोई क्वेश्चन हो सकता है जिसमें पूछा गया, बताया गया हो कि ये फिगर बता रहा है कि कितने यंगस्टर्स या कितने लोग एशिया से यूरोप माइग्रेट कर गए, या कितने स्टूडेंट्स ने ये एडमिशन फलां डिपार्टमेंट में लिया, या फिर कितने आइटम्स इस बिजनेस में न्यू इंट्रोड्यूस हुए। तो अब अगर वहां पे काउंटेबल चीज है तो आप हाउ मैनी करके यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हाउ मैनी बुक्स वर सोल्ड, बी मतलब इज एम आर वॉज वर्ड। तो यहाँ पे आमतौर पे ये स्ट्रक्चर हो सकता है। अभी एक एग्जाम्पल ले लें। ये एक जनरल स्ट्रक्चर है about how much books were sold in Karachi over a period of 10 years from 2000 to 2010। अब क्वेश्चन में मुमकिन है कि उन्होंने लिखा हो कि this graph illustrates the number of books sold। अब उसी चीज को हमने पैराफ्रेज किया। अब हम भी अगर द नंबर ऑफ बुक्स ही कहेंगे या हाउ मैनी बुक्स कहेंगे, सॉरी हाउ मैनी बुक्स यहाँ पे कहा जा सकता है, व्हाई डिड आई राइट मच, हाउ मैनी ये काउंटेबल है। अगर हम उसी को उसी तरह से लिखें तो मसला हो। तो हाउ मैनी को याद रखना, हाउ मैनी और हाउ मच, यहां से आपका सेंटेंस बनेगा। आगे आप अपने हिसाब से उसमें आप चीजें चेंज कर सकते हो। जाहिर है कि अगर उन्होंने 2000 टू 2010 को इसी तरह लिखा है जिस तरह यहां पे लिखा हुआ है, लेट्स से ओवर ए पीरियड ऑफ 10 इयर्स फ्रॉम 2000 टू 2010, तो अब हम ये नहीं लिखेंगे। अगर उन्होंने ये लिखा है तो फिर हम लिखेंगे ये। तो मतलब किसी न किसी तरह से उसको पैराफ्रेज करना है, बात को अपने अंदाज में लिखना है, वर्डिंग आपकी होनी चाहिए। तो अब यहां पे एक तो ये हाउ मच और हाउ मैनी वाला फ्रेज याद रखना, ठीक है। अच्छा, दूसरा तरीका देखिए, हम मैं यहां पे जो बात कर रहा हूं ना, ये तो हमने देख लिए, द प्रोवाइडेड फिगर वगैरह ये तो हमने पहले ही देख लिया ना। इसके तो हमने सिनोनिम्स देख लिए कि क्या है, रिप्रेजेंट्स, इलस्ट्रेट्स वगैरह को भी हमने पहले ही देख लिया है, इंफॉर्मेशन और डेटा को। उससे आगे की बात हो रही है। तो अब यहां पे आप या तो हाउ मच और हाउ मैनी से शुरू करेंगे, या फिर ऐसे शुरू करेंगे। मिसाल के तौर पे इसको मैं अगर थोड़ा सा और क्लियर करूं, the given paragraph, the given bar graph illustrates the number of vehicles which were brought to Asian countries with via smuggling in the last few years from XYZ to XYZ year. Yeah, the amount of carbon dioxide that was emitted in the year 2015। तो अमाउंट और नंबर में फर्क है कि अमाउंट आमतौर पे उन चीजों के लिए जो काउंटेबल नहीं होती, और नंबर उन चीजों के लिए जो काउंटेबल होते हैं। अभी यहाँ पे फ्रेजेस टोटल अगर देखे जाए तो ये बन रहे हैं
ये 4 फ्रेजेस लिख लो ये आपकी इंटरव्यू में बहुत काम आएंगे। ये हो जाए फिर मुझे बताना, फिर आगे बढ़ेंगे। यहां पे किसी न किसी के जहन में कोई सवाल आना चाहिए। अच्छा, अभी मेरे जहन में एक सवाल आ रहा है। देखिए, मुमकिन है कि आप लोग सोच रहे हो कि हमने फलां जगह पे एक रिपोर्ट पढ़ी थी, उसमें पैराफ्रेजिंग कुछ और तरह से हुई थी। अब आपको याद हो तो स्पीकिंग मॉड्यूल के अंदर भी मैंने ये बात की कि जब फॉर्मूला बनाया जाता है ना कि ये काम ऐसे हो, तो इट इज नेवर क्लेम्ड दैट दिस इज द ओनली वे ऑफ डूइंग दिस थिंग। लेकिन जिसके पास उतना टाइम नहीं है कि वो बैठ के ये सोचे कि इसको मैं कैसे पैराफ्रेज करूं, उसको एक इजी मेथड चाहिए और इफेक्टिव भी हो, जो जिसका अच्छा इम्पैक्ट भी पड़ रहा हो। अभी जितने भी हमने यहाँ पे स्ट्रक्चर्स देखे हैं, मिसाल के तौर पे अगर आप देखें इधर के अबाउट हाउ मेनी डैश वाला, या ये हाउ मच वाला, या ये विच और दैट वाले, इससे आपका सेंटेंस नेचुरली कॉम्प्लेक्स बन रहा है। यही तो पर्पस है। तो अब वो इफेक्टिव एफिशिएंट इस तरह से कि उससे सिर्फ ये काम नहीं हो रहा कि पैराफ्रेजिंग होगी, बल्कि कुछ और भी अचीव हो रहा है। राइट? सो इसको कहते हैं वो बाय वन गेट वन फ्री वाला कॉम्बो है ये। सो यू डू वन थिंग एंड देन यू अचीव द अदर एज वेल। तो स्मार्ट वर्क इसी तरह से किया जाता है। तो अब ज्यादा आप आइडियाज को पिक करने की कोशिश करें और देखें कि कहां कहां पे उस फॉर्मूले के मुताबिक पैराफ्रेजिंग हुई है जो हम और आप कर रहे हैं, और कहां कहां पे उसके अलावा कोई स्टाइल। मुमकिन है उसके अलावा कोई और स्टाइल आपको पसंद आ जाए और आप उसको एनालाइज करके समझ सकते हैं, तो वेल एंड गुड। लेकिन इजी मेथड है और इफेक्टिव मेथड है। ठीक है, कोई अगर इसको ढंग से करे तो मैक्सिमम स्कोर के लिए असल जो पर्पस होता है वो वैरायटी के साथ एक्यूरेसी होती है ग्रामर में। अब अगर कोई दूसरा स्टाइल अपनाए तो मुमकिन है कि आपको स्ट्रक्चर्स का मालूम ना हो तो आपको गलती कर जाए। तो उससे बचने के लिए ये आपको करना चाहिए कि जितना आपसे हो सके चीजों को सिंपल रखें अपने लिए। सिंपल रखने का मतलब ये नहीं है कि वो सेंटेंस का स्ट्रक्चर सिंपल हो, मतलब ये कि काम आसान हो। अच्छा, अभी मैं क्वेश्चंस के ऊपर जाने लगा हूं, उससे पहले जरा टाइम को देखते हैं कि टाइम को कैसे मेंशन किया जाए। क्योंकि देखें, व्हाट के लिए तो हमने ये सब किया है, व्हेन के लिए हम कह सकते हैं इन 2000 to 2010, सॉरी आई एम सॉरी, इनके साथ नहीं। अगर सिर्फ 2 साल हैं तो हम ये कहेंगे। अगर पूरा अरसा है तो हम कहेंगे फ्रॉम 2000 to 2010। फ्रॉम के साथ टू लगता है। ड्यूरिंग भी लिख सकते हैं। बिल्कुल, ड्यूरिंग भी लिखा जा सकता है। ड्यूरिंग लिखेंगे तो और सेंटेंस लेंथी भी हो सकता है। ड्यूरिंग अ 10-year period from 2000 to 2010। आप ये भी कह सकते हैं ड्यूरिंग 2000, अगर कोई 1 साल की बात है। बिल्कुल, या ड्यूरिंग द फर्स्ट डेकेड ऑफ द 21st century भी कहा जा सकता है। That is also possible.
और अल्फाज बढ़ाने हों तो ओवर अ पीरियड ऑफ लेट्स से 20 years from 1970 to 1990, ये ओवर अ पीरियड का फ्रेज याद रखना। अच्छा, ओवर अ डेकेड, ओवर सेंचुरी हो सकती है, डिपेंड करता है कि इंफॉर्मेशन कौन सी है। अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज देखें, ये जो मैंने लिखा, इसको मैं जरा अगर अंडरलाइन करूं, आप देखें कि मैंने 10 के साथ ये तो लिखा लेकिन एस नहीं ऐड किया, हालांकि इट्स एक्चुअली अ प्लूरल नंबर। व्हाट इज द रीजन? व्हाट डू यू थिंक? एनीवन? यहाँ पे आप कंबाइंड ड्यूरेशन बता रहे हैं ना, कह रहे हैं कि 10 साल का, तो ऑब्वियसली इट बिकम्स अ सिंगुलर। यस, बिल्कुल ऐसा ही है। सो यहाँ पे एक्चुअल नाउन क्या है? ये आपका नाउन है। सो अगर किसी को मालूम हो कि एक चीज होती है जिसको हम कहते हैं कंपाउंड एडजेक्टिव, आई थिंक वी डिड टॉक अबाउट इट इन लिसनिंग मॉड्यूल। मैं वो टेस्ट याद दिलाता हूं। आई थिंक इट वाज समथिंग लाइक 30 मिनट ब्रेक्स या इस तरह कोई बात थी, 30 मिनट ब्रेक्स या 2 आवर्स ब्रेक, समथिंग लाइक दैट, जिसमें एडजेक्टिव वाज नॉट इन द प्लूरल फॉर्म। तो कंपाउंड एडजेक्टिव वो होता है कि जब दो नाउन्स या दो कोई भी अल्फाज मिलके हाइफन के जरिए जुड़ जाते हैं और एक ही लफ्ज बनाते हैं, एंड दे कंबाइनली डिस्क्राइब अनदर वर्ड। यहाँ पे पीरियड इज द नाउन, कि वो दौरानिया, वो अरसा, मुद्दत, उसकी डिस्क्रिप्शन हो रही है 10 ईयर में, और इनको हाइफन के जरिए जोड़ा जाएगा और कोई प्लूरल उसको नहीं लिखी, क्योंकि एडजेक्टिव्स नहीं प्लूरल, नाउन्स प्लूरल होते हैं, नाम प्लूरल हो सकते हैं। अच्छा अच्छा, इसी तरह ये फ्रॉम 2000 टू 2010 जो है, इसको आप ये भी लिख सकते हो। ठीक। अच्छा, और क्या लिख सकते हो आप? लेट्स से अगर उन्होंने ले लिखा है इन 2000 और 2010, तो जाहिर है कि वो रिस्पेक्टिवली होगा, एक फिगर एक की दूसरे की बात कर रहे हैं, तो आप उसमें ये वर्ड ऐड कर दें, बितरतीब। अच्छा, अब ये कहीं आप अपने जहनों में ये बात न सवार करें कि शायद हमें हर हर लफ्ज की पैराफ्रेजिंग करनी है। समटाइम्स देयर आर नो सिनोनिम्स पॉसिबल, और अगर आप इफ यू वांट टू गो फॉर अ सिनोनिम देन यू माइट लूज सम बैंड स्कोर, बिकॉज नॉट एवरी सिनोनिम कैन बी यूज्ड इन ऑल द पॉसिबल सिचुएशंस। तो कभी कभार वही वर्ड रिपीट होगा, राइट? ये भी एक बात है जो जहन में रखनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, कभी कभार लोग नंबर ऑफ पीपल की जगह पब्लिक लिख देते हैं, दे आर लूजली कनेक्टेड, आई थिंक वो नहीं बिल्कुल मैच करता। तो सेंस अगर मिल रहा है, बन रहा है, तो वेल एंड गुड, अदरवाइज नॉट। अच्छा, अब यहां पे काम शुरू हो रहा है आपका। आई एम गोइंग टू अपलोड अ बुक, द लेटेस्ट कैम्ब्रिज बुक, IELTS 15, IELTS कैम्ब्रिज 15, यहां पे मैं अपलोड करूंगा। अब आपका काम ये है कि उसके अंदर 4 टास्क 1 टेस्ट हैं, एक्चुअली सारे मॉड्यूल्स के 4 टेस्ट हैं उसके अंदर, तो यू हैव टू गो थ्रू इट, और जितने भी उसमें टास्क 1 है यानी रिपोर्ट राइटिंग है, सिर्फ रिपोर्ट राइटिंग के क्वेश्चंस को ढूंढ के सिर्फ इंट्रोडक्शन लिखना है और कुछ नहीं लिखना, बिकॉज यू विल बी वेस्टिंग योर एनर्जी अगर ऐसा करेंगे। लेट मी फर्स्ट शो यू द बुक, के बुक है क्या, ताकि बाद में फिर कोई परेशानी ना हो आप लोगों को। ओके, आई थिंक हियर इट इज। किसी के ज़हन में कोई सवाल?
दिस इज द बुक। आप इसमें जाएंगे आगे तो आपको मुख्तलिफ चीज़ें मिलती चली जाएंगी, जस्ट इग्नोर देम। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे लिसनिंग का टेस्ट है बुक के अंदर, उसको छोड़ के जाएं आगे, और रीडिंग का टेस्ट आएगा, उसको इग्नोर करें, मूव ऑन करें, एंड आप पहुंचेंगे राइटिंग टेस्ट पे। इट इज़ ऑन पेज नंबर 30 आई थिंक। अगर ये प्रिंटेड पेज नंबर देखा जाए तो इट इज़ पेज नंबर 28 जहाँ पे राइटिंग का पहला टेस्ट है। अगर जो PDF फाइल के हिसाब से देखा जाए तो इट इज पेज नंबर 30। अच्छा, अब इसके अंदर बाकी सारी चीजें छोड़ दें आप, बस आप ये देखें कि आप इसका इंट्रोडक्शन कैसे लिख सकते हैं इसको पैराफ्रेज करते हुए, ठीक है। तो आप अपने स्टाइल में लिखें जो भी आपको समझ आई है। जाहिर है कि मैं ये एक्सपेक्ट नहीं करता कि आपको हर बात ही समझ आ चुकी होगी, जितनी समझ आई लिख लें, जो मिस्टेक्स होंगी उनके ऊपर बात करेंगे। इसी तरह आप आगे बढ़ते जाएंगे तो और भी आपको टेस्ट मिलेंगे। 4 टेस्ट हैं इसके अंदर, इस बुक के अंदर। उन चारों टेस्ट की सिर्फ इंट्रो लिखने हैं आपने, 1 सेंटेंस या 2 सेंटेंस। अभी मैं ये नहीं कह रहा कि सब कुछ क्लियर हो गया, आपके जहन में कोई डाउट हो सकता है या आपको लगता है कि आपने ये बात सीख ली, आप लिख लें। जब लिख चुके होंगे तो फिर उसके बाद हम बात करेंगे कि क्या मसला है। तो अगर आप लोग को कोई एतराज नहीं हो तो हम उसको आपके ही टेस्ट को स्क्रीन यहाँ पे शेयर करेंगे। अगर आपको लगेगा कि नहीं मैं अपना टेस्ट नहीं डिस्प्ले करवाना चाहता तो आपको बस फाइल के रिस्पॉन्स मिल जाएगा, लेकिन मुझे आइडिया होगा कि कौन सी चीज रह गई तो उसके हिसाब से मैं बात करूंगा। सो ये है इंट्रोडक्शन ऑफ रिपोर्ट राइटिंग, इंट्रोडक्शन का पैराग्राफ। अच्छा, याद आया, आईएलटीएस के अंदर राइटिंग हो या कोई भी दूसरा, आपसे कभी भी हेडिंग नहीं एक्सपेक्ट की जाती। हाँ, रीडिंग में एक वो क्वेश्चन टाइप है, लेकिन उसमें भी वो सिर्फ MCQs की तरह। राइटिंग में आपने कोई हेडिंग नहीं देनी। कुछ लोग ऊपर हेडिंग लगाते हैं रिपोर्ट राइटिंग, भाई उसमें ऑलरेडी लिखा होता है टास्क 1 और दे नो कि वो क्या चीज है, तो हेडिंग्स ना लगाएं। प्लस इंट्रोडक्शन की हेडिंग दे दी, बॉडी पैराग्राफ की भी हेडिंग दे रहे हैं, सो बिल्कुल कोई हेडिंग नहीं है, चुपचाप लिख लें। ब्लॉक स्टाइल में लिखना होता है। ब्लॉक स्टाइल क्या है, देखिए कुछ लोग होते हैं, अभी मैं आपको वर्ड फाइल शो करता हूं। एक स्टाइल ये था लिखने का, थोड़ा सा ओल्ड फैशन्ड, किधर गया भाई, हाँ ये फाइल आ गई। फॉर एग्जाम्पल अभी ये पेज है आपका, आई थिंक मुझे बिल्कुल टॉप पे जाना पड़ेगा। ये पेज है, यहां से शुरू करना है, ठीक है। मैं इसकी मिसाल आपको देने के लिए इसको थोड़ा सा यूं कर देता हूं। ये तरीका है कि बिल्कुल आप कॉर्नर से शुरू कर रहे हैं और फिर अगली लाइन भी शुरू होगी इसी कॉर्नर से। अगर पैराग्राफ बदलना हुआ, लेट्स से अब पैराग्राफ बदल रहा है, एक लाइन छोड़ेंगे और बिल्कुल उसी कॉर्नर से। पुराना स्टाइल क्या था, पैराग्राफ खत्म होता तो ये होता था, अब ये नहीं होगा, अब ये होगा। इंट्रोडक्शन के लिए इट इज मोर देन इनफ। एनी क्वेश्चंस प्लीज? Okay, tomorrow it's Friday and probably it's going to be the last class of this week. So कल हम ओवरव्यू की बात करेंगे, बिकॉज बॉडी पैराग्राफ की बात एक क्लास में खत्म नहीं हो सकती। सो ओवरव्यू की बात करेंगे, वो एक क्लास में खत्म हो जाएगी। और वो फिर असल में इंट्रोडक्शन तो सबके लिए सेम है, लेकिन बॉडी पैराग्राफ्स जो हैं, सॉरी जो ओवरव्यू हैं, वो फिर टाइप्स के हिसाब से थोड़े थोड़े चेंज होते हैं, तो उनको हम देखेंगे। मुमकिन है कि इंट्रो आप लिखें उसमें कोई गड़बड़ हो तो उसके ऊपर भी बात करेंगे। इंट्रोस कल सबमिट कराने हैं आपको या ओवर द वीकेंड? लेट मी सी कि कल में अवेलेबल। मेरा ख्याल है कि आप लोग एक काम करें कि जो इंट्रोडक्शंस हैं वो कोशिश करें कि अगर कल जुमे की नमाज से पहले अगर आप कर पाएं, ये चलें राइट आफ्टर जुमा प्रेयर, सिर्फ 4 सेंटेंसेस ही तो लिखने। अभी मैं 2 मिनट में फाइल अपलोड कर दूंगा, सो मुश्किल नहीं होगा, थोड़ा मुश्किल होगा। सिर्फ 4 सेंटेंसेस हैं, जस्ट 4 सेंटेंसेस। सुबह ऑफिस भी है एक्चुअली, अभी लिख लें। मैं ट्राई करती हूँ, मैं जल्दी सो जाती हूँ, ट्राई करती हूँ।
2 कर घंटे लेते की क्लास के बाद रेस्ट भी तो करना होता है इंसान ने थोड़ा, हाँ, सर एक्चुअली ये सुबह भी है। बहुत जल्दी उठना होता है उससे ऑफिस पहले से हाँ, ऑफिस भी और देन अगेन। चले कोशिश चले, आई अंडरस्टैंड, चले जो हो सकता है कर लें। लेट्स से अगर इफ इट्स नॉट पॉसिबल तो आप ओवर द वीकेंड कर लें, सैटरडे संडे है आपके पास। तो अगर जिसके पास टाइम नहीं है वो ये करे कि वेट करें, कल ओवरव्यू सीखेंगे। तो क्योंकि वो भी उसी असाइनमेंट में इन्हीं चारों का फिर ओवरव्यू लिखना है, तो फिर Okay. सैटरडे संडे बैठ के आप इनका इंट्रो और ओवरव्यू साथ लिख लें। ठीक है। यस सर ठीक है, ओके ओके सर सो फाइल में यहाँ पे अपलोड कर दूंगा तो आप लोग देख लें फिर। राइट सर सो कोई डाउट तो नहीं रहेगा जहन में कहीं पे? नो सर Alright. रिपोर्ट तो इंटरेस्टिंग लग रही है। ऐसे का अब देखते हैं क्या होता है। ऐसे भी इंटरेस्टिंग है बट टाइम टेकिंग होगा थोड़ा सा, लेकिन मजा आ गया। एक्चुअली आयल्स है बड़ी इंटरेस्टिंग चीज, लैंग्वेज से रिलेटेड या राइटिंग या जो भी इस तरह की चीजें, जुबान जहां पे भी हो वो मजे की चीज होती है। बहुत सारे लोग उनकी आइडियाज अच्छे नहीं होते लेकिन अच्छी लैंग्वेज की वजह से वो इंस्पायर लोग उनसे होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आई एम अ बिग फैन, आई एम नॉट associating myself with any political group or any sect of any religion, lekin there are two people whom I am fan of. One, that very famous scholar who passed away from Karachi, um, Nepal wala, ओह। राइट? Okay. वाई? उसकी एलोक्वेंस, जुबान का इस्तेमाल उसको आता था अकॉर्डिंग टू हिज ऑडियंस। एंड देन वन फ्रॉम पंजाब, जो टीएलपी के जो लीडर थे, नॉट बिकॉज ऑफ देयर आइडियोलॉजी या पॉलिटिकल, वो दोनों बिल्कुल अलग रिलीजियस ग्रुप से ताल्लुक रखते हैं, बट यूज ऑफ लैंग्वेज, मतलब ये कमाल है कि वो लैंग्वेज को उस तरह से यूज कर रहे हैं कि जैसे भी उनके आइडियाज थे उनसे भी लोग फिर भी इंस्पायर होते थे। सो लैंग्वेज बड़ी मजे की चीज है, किसी भी लेवल पे हो। और इवन समटाइम्स आई लिसन टू पीपल फ्रॉम एब्सोल्युटली ऑपोजिट आइडियाज। जैसे गामदी को सुनो और जो बाकी दूसरे स्कॉलर्स हैं उनको सुनो, तो अगर वो जुबान की का बेहतरीन इस्तेमाल करें तो इट्स अ ट्रीट टू लिसन टू। एंड इवन अगर आप कैनेडियन स्कॉलर्स को सुने, ब्रिटिश को सुने, जैसे एथीस्ट को सुने आप कभी कभार, नॉट बिकॉज यू वांट टू लर्न फ्रॉम देम, जैसे कि ये स्टीवन फ्राई है, कमाल का स्पीकर है, मजा आता है जब वो लैंग्वेज को यूज करता है। एंड देन अनदर वन इज साइकोलॉजिस्ट, क्या नाम था उसका, तो मेरा नाम जहन से निकल गया। मतलब जस्ट लिसन टू पीपल, बिकॉज लैंग्वेज जब आप सीखते हैं ना तो फिर आपका जो भी आइडिया वो आप आर्टिकुलेट अच्छे तरह से कर सकते हैं। खैर ये कहानी कहीं और निकल रही। एंड सो दैट्स इट आज के लिए, फिर इंशाल्लाह कल मिलते हैं शाम को इंशाल्लाह 8 बजे। ओके, थैंक यू वेरी मच इंडीड। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज।